Hello guys, welcome back again to my channel Sparkers. So पिछली बार हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 is what, where, when and how. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 from the same book, that is history of class 6, that is from hunting gathering to growing food. इसका मतलब है कि जब हमें ये पता चलता है कि वो लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और कैसे उनकी रहने सहने की तरीके थे। अब हम देखेंगे वो अपना खाना कैसे इकट्ठा करते थे, कैसे शिकार करते थे और कैसे खाने को उगाते थे। मतलब पहले उन्होंने शिकार करना शुरू करा, फिर उन्होंने खाना इकट्ठा करना शुरू करा, फिर इन्होंने फूड फूड उगाना शुरू करा, जैसे कि एग्रीकल्चर की तरफ गए, प्लांट्स की तरफ गए, इन सब की तरफ गए। सो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये है हमारे चैप्टर का नाम। मैंने समझा दिया है कि पहले हंट किया, फिर गैदर किया यानी कि इकट्ठा किया, फिर फूड ग्रो करना शुरू किया। सो अब जैसे कि जिसमें टॉपिक नंबर 1 है, इसमें द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। जैसे कि जो हमने देखा है कि जो अर्ली मैंस थे, दे बेसिकली बिलोंग टू अ नोमैडिक फैमिली। नोमैडिक यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मूव क्यों करते थे, अब हम उनका रीजन देखेंगे, क्यों वो लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, किस वजह से मूव करते थे, क्या उनके मूव करने के रीजंस थे, क्यों हमारी तरह जैसे कि हम आजकल रहते हैं, क्यों हमारी तरह वो एक जगह पे नहीं रह सकते थे, क्यों वो अब घर नहीं बना सकते, क्यों नहीं रह सकते वो एक जगह पे। सो ये हम बेसिकली सारी की सारी चीजें देखेंगे कि ऐसा क्यों होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स अगो से लोग रह रहे हैं। ठीक है, जो मानव जाति के रहने के हमें सबूत मिलते हैं वो 2 मिलियन ईयर्स अगो के मिलते हैं। ठीक है, लाइक 2 मिलियन मान लीजिए 20 लाख साल पहले। ओके, और आज हम जो वो उस जमाने के लोग थे, आज हम उन्हें कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हंटर गैदरर्स की तरह डिस्क्राइब करते हैं। हंटर गैदरर्स जो वर्ड आया है उसका मतलब क्या है, वो लोग जो अपना फूड गैदर करते हैं यानी कि जो अपना फूड इकट्ठा करते हैं। जनरली वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स यानी कि फल सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स, इन सबको इकट्ठा करते थे। तो वो गैदरर्स हुए। गैदरर्स का मतलब हुआ वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फॉर गैदरिंग देयर फूड, अपने फूड को गैदर करने के लिए। ठीक है, अब रीजन क्या हुआ इनका मूवमेंट का, ऐसा क्यों नहीं होता था कि वो लोग स्टेबल लाइफ जिए, एक जगह रहे जैसे कि हम रह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं। तो उसका कुछ रीजन है। ओके, देयर आर सम रीजंस बिहाइंड देयर मूवमेंट। तो रीजंस क्या है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब एक जगह पे कोई रहेगा, ठीक है, वो लोग का मतलब है हम उस जमाने के लोगों की बात कर रहे हैं, अर्ली मैंस की। ठीक है, जो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले रहते थे। अब एक जगह पे वो लोग रहेंगे, वो लोगों को पहले एग्रीकल्चर तो उगाना आता नहीं था। ठीक है, स्टेबल लाइफ तो पता नहीं थी। उनको क्या लगता था, अपनी और पास के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें खाएं, जिए और जीवन को जिए। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जब वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। यस, आएगा ऐसा समय। तो जब वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो अब उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा इन सर्च ऑफ द फूड। तो पहला रीजन तो ये था मूवमेंट का कि दे हैव टू गो टू द नेक्स्ट प्लेस इन सर्च ऑफ द फूड बिकॉज दे हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। सो गाइज, एक थिंग मैं बीच में बताना चाहूंगी कि जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी बुक जो है, ये एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 6 की, इसके चैप्टर नंबर 2 को खोल के रखिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको जो वर्ड्स वगैरह होंगे ना वो बुक में दिखते रहेंगे और अच्छा एक कनेक्शन बनेगा पढ़ने का। ठीक है, समझा मैं रही हूँ, और नीचे नीचे आप अपनी बुक में भी देखते रहिए। ओके, सेकेंड रीजन इज दैट कि जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आइदर इन सर्च ऑफ प्रे। एनिमल्स को भी शिकार की जरूरत होती है खाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। सो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, किसके लिए, अपने प्रे को ढूंढने के लिए यानी कि शिकार को ढूंढने के लिए। जैसे कि डियर्स, वाइल्ड कैटल्स दे जाते थे ग्रासेस और लीव्स को खाने के लिए। और जो एनिमल्स इनको खाते थे जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स होते थे जो कि इन छोटे एनिमल्स पे फीड करते थे, जैसे कि वाइल्ड कैटल्स और डियर्स। वाइल्ड कैटल और डियर्स तो जाते थे ग्रासेस, लीव्स, इन सबको चीजों को खाने के लिए। और बिग एनिमल्स जो इनको खाएंगे वो इनके मूवमेंट के पीछे पीछे जाते थे। और इन एनिमल्स के मूवमेंट के पीछे पीछे जाते थे हमारे अर्ली मैन फॉर इन सर्च ऑफ द फूड। तो सेकंड रीजन ये हुआ इनके मूवमेंट का कि एनिमल के मूवमेंट की वजह से, और एनिमल होता था इनका शिकार, तो अपने शिकार के मूवमेंट की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह
जाते थे। फिर थर्ड रीजन आता है कि जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं ना, उनके ऊपर जो फ्रूट्स आते हैं, हर फ्रूट के आने का एक सीजन होता है, ठीक है। ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि एक जो पेड़ हुआ वो 12 महीने आपको फूल और फल दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनका एक सीजन होता है कि लाइक गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, बारिश का सीजन और पतझड़ का सीजन, हर तरीके का एक सीजन होता है जिस सीजन में डिफरेंट डिफरेंट हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि इस समय देख लीजिए, अभी आम आने वाले हैं, लीची आने वाली है, तो वो सीजन होता है, समर सीजन, ठीक है। सो अब क्या होगा कि पीपल हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अब एक सीजन में एक जगह पे एक तरीके के पेड़ है, वो एक टाइप का फ्रूट देंगे, अब नेक्स्ट सीजन में तो उन पे फ्रूट आएगा नहीं, तो उन लोगों को नई प्लेस पे जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ द नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ द फ्रूट्स, इन सर्च ऑफ द वेजिटेबल्स इन द नेक्स्ट सीजन। सो सीजन टू सीजन भी इनका मूवमेंट होता था, ठीक है, लाइक प्लांट्स और ट्रीज की वजह से, जो कि हर सीजन में एक अलग फल देते हैं हमें। फोर्थ रीजन क्या है? फोर्थ रीजन ये है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको वाटर चाहिए होता है पीने के लिए, और वाटर हमें कहाँ मिलेगा? वाटर हमें लेक्स में मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा। स्ट्रीम्स यानी कि लहरें, जो जैसे कि रिवर्स होती है, उनकी लहर जो होती है, उनके क्या कहते हैं, बहने का बहाव जो होता है, स्ट्रीम्स कहते हैं उन्हें, जैसे नहर, नहर, ठीक है। लेक्स यानी कि तालाब, और रिवर्स यानी कि नदियां, ठीक है। सो अब ये लोग क्या होंगे, ये लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम वाटर रिसोर्स के पास जाके रहें, है ना, इजिली अप्रोच हो जाएगी वाटर से, क्योंकि वाटर इज द इसेंशियल थिंग टू सर्वाइव, वाटर बहुत इसेंशियल है सर्वाइव करने के लिए। सो वाटर लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में मिलेगा। तो ये लोग कहाँ रहते थे? वहां रहते थे जहाँ की वाटर की अप्रोच, जहाँ की वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। और जो बहुत सारी रिवर्स होती हैं, बहुत सारी लेक्स होती हैं, वो तो पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब आप समझे कि जिसमें पानी साल के 12 महीने रहता है, जैसे कि हमारी गंगा, यमुना, ये सब नदियां जो हैं ये पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स यानी कि इसमें पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। पर कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि सर्दी के सॉरी, जो कि गर्मी के मौसम में सूख जाती है और बरसात के मौसम में पानी आता है उनमें, जिसे हम बरसाती नदी भी कहते हैं। जैसे कि वो नदियां जिसमें बरसात के मौसम में पानी आए और गर्मी के मौसम में सूखी रहे। अब जो लोग उन बरसाती नदियों के किनारे रहते थे, तो उन्हें सूखे मौसम में दूसरी नदियों के किनारे जाना पड़ेगा। तो फोर्थ रीजन इनके मूवमेंट का क्या हुआ? रिवर्स हुई, वाटर हुआ, ठीक है। वाटर की सर्च में अपने जिस नदी में पानी चला गया गर्मी में, तो अब वो लोग नई जगह पे जाएंगे इन सर्च ऑफ द वाटर। सो ये 4 रीजन है इनके मूवमेंट के, कि लोग क्यों मूव करते थे, एक जगह पे क्यों नहीं रहते थे। बिकॉज उनको अभी स्टेबल लाइफ के बारे में नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि जमीन से पानी निकाला जा सकता है, उनको घरों के बारे में नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि एग्रीकल्चर हो सकता है, उनको नहीं पता था कि हर सीजन में एक नया प्लांट आप वहीं पे लगा सकते हो, आपको वहां से जाने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं पता था डोमेस्टिकेशन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, उनको ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीजन आता है कि हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला। हम बोले जा रहे हैं कि ये लोग ये करते थे, वो करते थे, ये ऐसे खाते थे, वैसे खाते थे, ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, पर उस 22 मिलियन ईयर्स अगो की चीज हम 2022 में कैसे बता रहे हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरीके से पॉसिबल है? सो ये पॉसिबल है गाइस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व विभाग का जो सर्वे होते हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग, उन लोगों का रहना सहना कैसे था, खाना पीना कैसे था, वो लोग क्या करते थे। और पुरातत्व विभाग की फाइंडिंग्स जो होती हैं वो ऐसे होती हैं कि जो उस समय के लोग होते थे, वो जो बनाते थे और जो यूज करते थे, जैसे कि टूल्स हो गया और बर्तन हो गए, ठीक है, खाना पीना हो गया, एनिमल्स की स्किन हो गई। सो इन सब चीजों की स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि उस समय में क्या होता था और उस समय के लोगों का रहना सहना कैसे था। जैसे कि स्टोन टूल्स मिलते हैं। स्टोन टूल्स किस लिए? पत्थर के टूल्स है ना, वो किस लिए यूज होते हैं? मीट को, बोन्स को काटने के लिए, ठीक है। एनिमल्स की स्किन मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, एनिमल्स भी होते थे इन लोगों के पास, ठीक है। और क्या होता था? बोन्स मिलती हैं, वुड्स मिलते हैं, ठीक है, एरोज मिलते हैं हंट करने के लिए, तीर जिसे कहते हैं, एरोज मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं लकड़ियों को काटने के लिए, जैसे आरी वगैरह के जो आजकल टूल्स जिसे हम यूज करते हैं, फायरवुड लगाने के लिए भी टूल्स यूज होते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि वुड का ये लोग इस्तेमाल करते थे टूल्स बनाने और अपने घर बनाने, हट्स बनाने, ठीक है। सो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, यानी कि पुरातत्व विभाग की जो की फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने कौन सा प्लेस चूज किया रहने के लिए, अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हाउ दे चूज अ प्लेस टू लिव। ये लोग किस तरीके से चूज करते थे प्लेस को, ठीक है। सो आपके पेज नंबर 13 पे ये एक वो दिया हुआ है,
मैप दिया हुआ है उस समय का। ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ठीक है। इसमें आप जितना भी चीजें देखेंगे गौर से देखिए, सारी की सारी फाइंडिंग्स, जैसे कि बुरझोम ले लीजिए, इंडस नदी के किनारे है। मेहरगढ़ ले लीजिए, काबुल नदी के किनारे है अफगानिस्तान में। भीमबेटका ले लीजिए, ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे है। इनाम गांव ले लीजिए, गोदावरी नदी के किनारे है। हंसगी कृष्णा नदी के किनारे है। अदिनचनालुर केरला में पड़ता है ये, ठीक है। ये कावेरी नदी के किनारे है। कुरनूल केव्स, ये कृष्णा नदी के किनारे हैं। कोलकाता में चिरांद गंगा नदी के किनारे है। कोलिडावा, महागारा, ये सारी की सारी कुछ कुछ नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग अधिकतर वो साइट्स ढूंढते थे जहां पे वाटर की इजिली अवेलेबिलिटी हो, बिकॉज वाटर इज द इसेंशियल एलिमेंट टू लिव लाइफ। जीवन जीने के लिए पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनकी सारी की सारी साइट्स वहीं पे लोकेटेड हैं जहां पे वाटर का सोर्स है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, जैसे कि भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है। भीमबेटका बहुत ज्यादा पुरानी एक साइट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक पुरानी साइट है। यहाँ पे केव्स मिलते हैं, रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। रॉक शेल्टर्स यानी कि पत्थरों के घर, ठीक है। पीपल जो चूज करते थे वो नेचुरल केव्स चूज करते थे, बिकॉज नेचुरल केव्स क्या करती हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि छत प्रोवाइड करती हैं, रेन से बचाती हैं, हीट से बचाती हैं, विंड से बचाती हैं, वाइल्ड एनिमल से बचाती हैं। और ये भीमबेटका रॉक केव्स कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे। सो ये भी एक वाटर रिसोर्स के किनारे है। सो इस मैप में जितनी भी साइट्स हैं, आप मैप खोल के अच्छे से देखिएगा, ये सारी की सारी साइट्स हर एक नदी के किनारे हैं। ये कहीं भी जाके नहीं बसते थे, दे हैव अ रीजन। उनके पास रीजन होता था रहने का, उनके पास वजह होती थी कि हमें कहाँ रहना है, और वो वजह क्या थी, पानी, ठीक है। तो इनकी जितनी भी साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं, जहां पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो, ठीक है। सो ये आ गई कि ये लोग किस तरीके से चूज करते थे कि कहाँ रहना है। फिर हम आते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट पे। चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी कि इनका रहने सहने का तरीका कैसे बदला। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम भी है, फ्रॉम हंटिंग गैदरर्स टू ग्रो फूड। अब ये हंटर से गैदरर्स कैसे बने, गैदरर से खाना उगाना कैसे सीखा, तो ये चेंज कैसे आया। आप भी जानते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी 2022 में, और 2023 आएगा, 2025 आएगा, तो क्या आप ये सोचते हैं कि 2025 जो आएगा वो 2005 के जैसा होगा, नहीं होगा ना। बिकॉज 20 साल हो जाएंगे, तो 20 साल में कितना चेंज आ जाता है लाइफ में, है ना। आप लोग भी अब आज जितनी एज के हैं उससे +20 हो जाएंगे। सो आपके रहने सहने के तरीके में क्या सेम चीज रहेगी, नहीं रहेगी ना। सो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होती है, इंसान को वैसे वैसे अडेप्ट करना पड़ता है रहने के लिए। जैसे कि अब माना जाए फ्रॉम अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अब से 12,000 साल पहले क्लाइमेट में एक मेजर चेंज आता है। मेजर चेंज कैसे आता है कि उस समय क्लाइमेट बहुत कोल्ड हुआ करता था, तो अब क्लाइमेट धीरे धीरे वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट होगा। जब क्लाइमेट में इतना बड़ा चेंज आएगा, तो वहां के लोगों के रहने में भी तो चेंज आएगा, वहां के वेदर में भी चेंज आएगा, वहां के क्लाइमेट में चेंज आएगा, तो वहां के लाइक जो उस वहां की प्लेस होती है, जमीन जो होती है, जमीन में चेंज आएगा, एनिमल्स में चेंज आएगा, प्लांट्स में चेंज आएगा, उनके ग्रो करने के तरीके में चेंज आएगा, उनके ब्रीडिंग सीजन में चेंज आएगा। सो इन्वायरमेंट के चेंज होने से इन लोगों का रहने का तरीका चेंज हुआ, ठीक है। जो ये लोग रहते आ रहे थे, अब इन्हें अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट का मतलब है कि अपने बदलते हुए परिवर्तन के साथ अपने आप को बदल लेना और उसके परिवर्तन में ढल जाना, इसका मतलब होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन यानी कि जो और पास आपके सराउंडिंग्स है उसके तरीके से ढल के, उसके तरीके से रहना। सो उससे क्या होता है ना, आपकी जो सर्वाइबिलिटी रेट है, जो आपके जीवन जीने का जो रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है। आपके सर्वाइव करने के जो समय है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट के साथ, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आपकी जो सर्वाइबिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा। सो अडेप्टेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ द लाइफ, इवोल्यूशन के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, इवॉल्व हो रहे हैं एनिमल्स, इवॉल्व हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स, इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व यानी कि ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है उनके रहने सहने में। सो वो किस वजह से हो रहा है, वो हमारी सराउंडिंग्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग्स एक जैसी नहीं रह रही हैं। साल दर साल हर सराउंडिंग में चेंज आता है। सो सराउंडिंग्स के चेंज होने की वजह से हमारे रहने सहने में भी चेंज आता है। सो यही चेंज उन लोगों ये इसी चेंज ने उन लोगों को भी मजबूर किया कि वो अपने रहने सहने के तरीके को चेंज करें, ठीक है। सो उन्होंने चेंज कैसे किया, वहां पे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड यानी कि खेत खलियान,
खेत खेत ग्रासलैंड वो जगह होती है जहाँ पे घास उगती है, ठीक है, जो कि किसके लिए काम आएगी, एनिमल्स को चराने के काम आएगी, ठीक है, ग्रेजिंग के काम आएगी। सो वार्म कंडीशन की तरफ शिफ्ट होने से क्लाइमेट के बहुत सारे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है। ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है तो किसका डेवलपमेंट होगा, एनिमल्स का डेवलपमेंट होगा जो उस ग्रास पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स का डेवलपमेंट होगा जो कि हर्बीवोर एनिमल होते हैं जो उस ग्रास पे सर्वाइव करते हैं। तो अब किसका डेवलपमेंट होगा, उन एनिमल्स का डेवलपमेंट होगा जो कि उन एनिमल्स पे सर्वाइव करते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मांस पे जीवित रहता है, जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब चीजें, लेपर्ड, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं, वाइल्ड फॉक्सेस एंड भेड़िए, ये सब चीजें जो होती हैं, ये किस पे सर्वाइव करते हैं, ये दूसरे एनिमल के फ्लैश पे सर्वाइव करते हैं। सो जब घास खाने वाले जानवरों का इंक्रीज होगा तो मांस खाने वाले जानवरों का भी तो इंक्रीज होगा। अब इससे किसका इंक्रीमेंट होगा, इससे उन लोगों का इंक्रीमेंट होगा जो कि इन एनिमल्स पे सरवाइव करते हैं। अब एनिमल्स क्या करेंगे, इनको पालने की सोचेंगे कि अब हमारे और पास घास ज्यादा है, ठीक है, ग्रासलैंड्स बढ़ गए हैं। पहले क्या होता था कि एक जगह इतनी घास होती थी, एनिमल्स खाते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, पर अब कंडीशन चेंज होने से, वेदर चेंज होने से, क्लाइमेट चेंज होने से घास जो है वो ज्यादा उगने लग गई है, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लग गए हैं। तो अब क्या होगा, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो पीपल क्या करेंगे, उस जमाने के लोग क्या करते थे कि अब उनको सोचेंगे कि हम इनको पालें कैसे, हम इनको एक ही जगह बांध के कैसे रखें जिसकी वजह से इनके शिफ्ट में ना इनमें शिफ्ट ना हो, ये लोग शिफ्ट ना करें और इनकी शिफ्ट की वजह से हमें भी शिफ्ट ना होना पड़े, ठीक है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से इनके रहने के तरीके में भी चेंज आने लग गया। उस जमाने में फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होने लग गई, मछली पालन भी, ठीक है। फिर आता है, वो शुरुआत होती है फार्मिंग की और हर्डिंग की। फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी और हर्डिंग यानी कि एनिमल्स का पशुपालन, ठीक है। बहुत सारी ग्रासेस उगने लग गई, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, डिफरेंट पार्ट्स में उगने लग गए, नेचुरली उगने लग गए, ठीक है। पहले बीज तो होते नहीं थे, लोगों को पता नहीं होता था कि बीज को कैसे रखा जाए, कैसे बचाया जाए, आगे के जब हम नेक्स्ट फसल उगाएंगे तो उस समय इस बीज को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उस समय ये बीट, वार्ले और जो राइस उगते थे, ये नेचुरली उगते थे सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है हमारा इंडिया, ठीक है। सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये नेचुरली उगे उस समय। अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने देखा कि यार ये तो खाने लायक चीज है, ठीक है, वीट, गेहूं, बार्ले, राइस, ये खाने लायक चीज है, इसे हम खा सकते हैं, अनाज की तरह यूज कर सकते हैं। अनाज का मतलब वो समझ चुके थे उस वक्त कि ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम खा सकते हैं। एनिमल्स के अलावा भी कुछ खाने की चीज है, उनके अलावा भी, फ्लैश के अलावा भी हम किसी चीज पे सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया, इन क्या कहते हैं, ग्रेन्स को, इस अनाज को इकट्ठा करना शुरू करा, कलेक्ट करना शुरू करा। कलेक्ट करने के बाद इन्होंने सोचा, समझा और ये तरीका निकाला कि हम इसे उगाएं कैसे, जब ये पक जाए तो हम इसे रखें कैसे, ठीक है। इनके पकने के बाद ये बीज दोबारा भी उगाया जा सकता है, जमीन में डाल के और पानी लगा के, ठीक है, दोबारा भी उगाया जा सकता है। तो इससे क्या अट्रैक्ट हुआ, अब इन्होंने सोचा जब हमारे पास जमीन है, जब हमारे पास खेती है, यानी कि हमारे पास उगाने के लिए चावल, गेहूं, धान है, तो अब हम एनिमल्स क्यों ना पालना शुरू करें। एनिमल्स हमें फूड भी देंगे और क्या करेंगे, एनिमल्स हमें शेल्टर, फूड भी देंगे और एनिमल्स प्रोटेक्शन भी देंगे, और जब हमें जरूरत होगी तो हम एनिमल से मिल्क भी ले सकते हैं, फूड भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो अब उन्होंने अपने घरों के पास जानवरों को बांधना शुरू कर दिया। जो जानवर इधर उधर घूमते फिरते थे खेतों में, ग्रासलैंड्स में घास खाते हुए या फिर ऐसी लाइक ग्रेजिंग करते हुए, तो अब उन्होंने उन एनिमल्स को अपने घरों के पास बांधना शुरू कर दिया, ठीक है। एनिमल्स को बांधने से क्या हुआ कि फर्स्ट एनिमल जो बांधा गया, पहले तो आप ये जानिए कि फर्स्ट एनिमल जो बांधा गया वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, यानी कि डॉग के जंगली पूर्वज जो होते थे उस समय में। अब के समय का डॉग और उस समय का डॉग में फर्क होगा ना, बिकॉज बहुत इवोल्यूशन हो चुका है अब लाइफ में और एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी। तो अब हम उन जमाने के लोगों जैसे हैं नहीं है ना, सो एनिमल्स भी उन जमाने के लोगों जैसे नहीं होंगे। सो पहला एनिमल जो बांधा गया वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर यानी कि वाइल्ड पूर्वज होगा, वो एनिमल बांधा गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि एनिमल्स ये लोग बांधना शुरू किए और एनिमल्स पालना शुरू करे, जैसे कि शीप्स, गोट, कैटल्स, पिग्स, उनके घर बनाना शुरू किया।
इनमें ज्यादातर एनिमल्स घास ही खाते थे, दूसरे एनिमल्स तो खाते नहीं थे, तो इनको पालना भी आसान हुआ। ठीक है, और अदर एनिमल्स क्या होते थे, और इन एनिमल्स को इन लोगों ने प्रोटेक्ट भी करना शुरू करा वाइल्ड एनिमल्स से, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स अटैक कर सकते हैं इन एनिमल्स पे, और ये एनिमल्स इनके काम आते थे, मिल्क के, फूड के, मीट के। सो इन्होंने उन एनिमल्स को बचाना भी शुरू किया जिनको इन्होंने पालना शुरू किया, जैसे कि गोट, शीप, कैटल, पिग्स। सो इस तरीके से ये फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ शिफ्ट हुए। अब इन्होंने एक नई जीवन जीने के तरीका ढूंढा कि एक नया जीवन कैसे जिया जा सकता है। अब एक, जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ भी चेंज करें। क्या हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके चल पड़ते हैं हर हर एक नए मौसम में चेंज होने के बाद। तो क्यों ना हम एक ही जगह रहना शुरू करें, क्यों ना हम अपनी लाइफ को आसान बनाएं। ठीक है, सो लोगों ने क्या सोचा कि व्हाई व्हाई वी कैन नॉट स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स, और वी कैन से एग्रीकल्चर, क्यों हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्यों हम प्लांट्स नहीं उगा सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, इन लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया। इन लोगों को ये तो पता चल गया था कि वीट, बाले, राइस जैसी खेती बाड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने उनके बीजों को इकट्ठा करना शुरू करा। अब इकट्ठा करना शुरू करा तो इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू करा, बट नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, बट इन्होंने हाँ शुरुआत तो करी। अब इन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए एक जगह पे रहना पड़ेगा लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज आप जो चीज आज उगा रहे हो वो आपको कल तो फूल फल नहीं दे देगी। टाइम लगता है ना, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, किसी किसी को हफ्तों में बदल जाती है, पर कोई कोई साल भी लेता है। ठीक है, सो इनको अब उस एग्रीकल्चर की देखभाली करने के लिए एक जगह पे रहना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें वाटर करना पड़ेगा, उन्हें घास फूस से बचाना पड़ेगा, उन्हें एनिमल से बचाना पड़ेगा, बर्ड से बचाना पड़ेगा, उनके पकने का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये इन लोगों ने एक जगह रहना सीखा कि कैसे एक जगह रहा जा सकता है। ठीक है, अब इन ग्रेन्स को ये लोग स्टोर करते थे फूड के लिए, सीड के लिए, आगे वाले टाइम में उगाने के लिए। ठीक है, सीड का बीज बनाते थे इन ग्रेन्स का, जिसको नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम उगा सके। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या सोचा कि इस तरीके से तो हमने जो ये चीज उगा रखी है, हम जितना खा रहे हैं, जितना बच रहा है हम उसे किस तरीके से स्टोर करें, स्टोर यानी कि किस तरीके से उसे रखें बचा के, प्लांट्स, एनिमल से बचाएं, क्लाइमेट से बचाएं, बारिश से बचाएं, इन सब चीजों से कैसे उसे बचाया जाए। तो इन्होंने स्टोर करने का प्लान निकाला कि कैसे चीजों को स्टोर किया जा सकता है। तो इन्होंने बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बनाई, गड्ढे करे जमीन में उन इन सब चीजों को रखने के लिए। तो इससे इन्होंने क्या सीखा कि चीजों को स्टोर कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आज हम अपने घरों में ग्रेन्स स्टोर करते हैं ना, ऐसा तो होता नहीं है कि हम मार्केट जाते हैं और 1 किलो चीज ले आते हैं, नहीं, हमारे घर में 5-5, 6-6, 10-10 किलो में क्वांटिटी में आती है, जितना खाते हैं बाकी चीजें स्टोर कर देते हैं। सो इन लोगों ने भी स्टोर करने का तरीका ढूंढा। अब जब इन्होंने स्टोर करने का तरीका ग्रेन्स का ढूंढा, तो अब ये एनिमल्स को भी तो बचाएंगे ना, क्योंकि एनिमल्स भी तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इनका नेक्स्ट फोकस था एनिमल्स पे, बिकॉज एनिमल्स जो चीज होती है ना, वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई हमें खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई बीज बाज बचाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, बस उनको क्या जरूरत है कि उनको ध्यान से उनका ध्यान रखा जाए, उनको वाइल्ड एनिमल से बचाया जाए, और खाने पीने के लिए घास फूस दी जाए। तो इन लोगों ने अब एनिमल्स को भी रखना शुरू करा, क्योंकि एनिमल्स इन्हें क्या देते थे, दूध और मीट देते थे जब भी इन्हें जरूरत पड़ती थी। सो इस वजह से इन्होंने एनिमल हर्डिंग भी शुरू करी, और एनिमल्स को भी इन्होंने स्टोर करना शुरू करा, यानी कि एनिमल पालन, पशुपालन भी शुरू किया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है कि सबसे पहले खेती और सबसे पहले हर्डिंग, यानी कि सबसे पहले खेती किसने की और हर्डिंग किसने की। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व विभाग वाले जो लोग होते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, जो कि फाइंडिंग्स करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, उन लोगों ने एविडेंस निकाले कि पुराने फार्मर्स और हर्डर्स कैसे होते थे, कहाँ कहाँ मिलते थे ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एविडेंस ये निकले, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एविडेंस मिले। क्या क्या एक्साइटिंग एविडेंस मिले? बर्न्ट ग्रेन्स, जले हुए अनाज। जला हुआ अनाज से हमें क्या पता चलता है कि क्रॉप्स उगाई गई होंगी, श्योरली उगाई गई होंगी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जहां जहां से हमें अनाज मिला है, वहां वहां से हम ये तो पता लगा सकते हैं ना कि क्रॉप्स उगाई गई होंगी, बिकॉज अनाज अनाज जो है वो उगाने पे ही तो हमें मिलेगा। और बर्न्ट ग्रेन्स की एविडेंसेस मिलना इस बात की श्योरिटी देता है कि हाँ, वो लोग खेती बाड़ी करना जानते थे, उन्हें पता था कि खेती बाड़ी कैसे होती है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले, जिससे ये पता लगता है कि हाँ, एनिमल्स भी होते थे उस जमाने में। ठीक है, एनिमल्स होते थे, किस किस तरीके के एनिमल्स होते थे वो हम बोन वगैरह से स्टडी कर सकते हैं, लाइक कैटल, शीप, गोट और डियर, एंटीलोप्स और डॉग्स
और पिग्स, ये सब एनिमल्स हमें मिलते थे। ये हमें उनसे उनकी बोन्स मिली, हड्डियां वगैरह मिली, उनके स्कल्स मिले, तो उससे पता चला कि हाँ एनिमल्स भी वो लोग रखते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो सेटल्ड लाइफ की तरफ कैसे गए। सेटल्ड लाइफ यानी कि एक बसा हुआ जीवन। आज 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 जो हम जीते हैं वो हम सेटल्ड लाइफ जीते हैं ना। हम ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक घर है, हमारे घर में जो चीजें होती हैं वो सटल तरीके से होती हैं, जो चलती आ रही है समय समय पे। हम ऐसा तो है नहीं कि बारिश के मौसम में यहाँ रह रहे हैं, सर्दी के मौसम में कहीं और रहेंगे, गर्मी के मौसम में कहीं और रहेंगे, सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं ना। तो उस समय के लोगों ने कैसे सोचा कि हमें सेटल्ड लाइफ जीनी चाहिए, और हमें कैसे पता चलता है कि उन लोगों ने सेटल्ड लाइफ जी? हमें भी तो पता, हमें कैसे पता चलता है वो भी तो देखना है ना। हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जैसे कि अभी तक हम बहुत बार नाम सुन चुके हैं आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो हमें ट्रेसेस मिले हैं, ट्रेसेस यानी कि जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं हट्स की, हाउसेस की, किसी किसी जगह पे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए बुर्ज होम, आज के प्रेजेंट डे कश्मीर में है बुर्ज होम। ठीक है, वहां पे हमें पिट हाउसेस मिले हैं, यानी कि कीचड़ के घर मिले हैं, और डग्स मिली हैं, खुदाई मिली है जमीन में, जैसे कि गड्ढे मिले हैं बहुत सारे, और उनके उनमें स्टेप्स बने हुए होते थे, यानी कि सीढ़ियां बनी होती थी उन तक जाने के लिए। अंडरग्राउंड डग्स मिले हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे केव्स बना के। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोग इस चीज का इस्तेमाल करते होंगे कोल्ड वेदर से बचने के लिए। ठीक है, हमें कुकिंग करने के, हमें क्या कहते हैं, कुकिंग करने के लिए बर्तन मिले हैं। ठीक है, हट्स के बाहर, हट्स के अंदर बर्तन मिले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ये सजेस्ट करती हैं कि वो लोग रहना भी जानते थे, खाना भी जानते थे, और बनाना भी जानते थे। इन फाइंडिंग से हमें ये मिलता है। जब हमें ये पता चलता है कि हाँ वो लोग रहते थे, खाते थे, बनाते थे, तो हमें ये समझ में आने लग गया कि हाँ वो लोग भी सेटल्ड लाइफ की तरफ जा रहे थे, वो भी एक बसे हुए जीवन की तरफ जा रहे थे कि एक जगह पे रहा कैसे जा सकता है, रादर देन नोमैडिक लाइफ। आप एक जगह पर कैसे रह सकते हो, वो लोग भी ये चीजें सोचने लगे थे। ठीक है, फिर अदर फाइंडिंग्स, कुछ और फाइंडिंग्स क्या होती हैं, हमें बहुत सारी जगहों से स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के टूल्स मिले हैं बहुत सारी जगहों से। ठीक है, ये टूल्स पॉलिश्ड होते थे, बहुत अच्छे से इनकी कटाई बनाई छिलाई होती थी, इन्हें फाइन किया जाता था। मोर्टार और पेस्टल मिले हैं, जैसे कि आज हम ओखली कहते हैं, है ना। मोर्टार और पेस्टल जो जिसे हम आज भी यूज करते हैं अपने घरों में, ओखली जिसे कहते हैं। ठीक है, ये मोर्टार और पेस्टल किस लिए यूज होते होंगे, क्या लगा सकते हैं हम, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, ग्रेन्स को पीसने के लिए, चावल का गेहूं से आटा बनाने के लिए, ठीक है, धान से चावल बनाने के लिए। ये मोर्टार और पेस्टल इसलिए यूज हो सकते हैं। फाइन कटिंग एजेस वाले टूल्स पेड़ों को काटने के लिए यूज हो सकते हैं, फसलों को काटने के लिए यूज हो सकते हैं, और एनिमल्स को काटने के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, हमें बहुत तरीके के अर्थन पॉट्स मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे हमें ये पता लगा जा सकता है कि वो लोग इसमें चीजें स्टोर करते थे, कुकिंग के पर्पस के लिए भी इसे यूज करते थे। क्लोथ्स मिले हैं, जिससे कि हमें ये पता लगाया जा सकता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को कपड़े का भी ज्ञान हो गया था। अभी तक वो लोग ये भी समझ चुके थे कि हाँ कपड़ा भी पहना जा सकता है। पहले वो लोग पत्ते का इस्तेमाल करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए, फिर वो लोग कॉटन का इस्तेमाल करने लग गए, वो कॉटन को वीव करना शुरू कर दिया उन्होंने, कॉटन से धागे से कपड़ा बनाने लग गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ उन लोगों को अभी तक कपड़े का ज्ञान भी हो चुका था। तो ये हमें कुछ और फाइंडिंग्स मिली हैं। फिर मेहरगढ़ की एक स्टडी है, मेहरगढ़ की स्टडी पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ एक साइट है जो कि फर्टाइल प्लेन्स में लोकेटेड है, यानी कि फर्टाइल यानी कि वो भूमि, वो जगह जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ जगह, वो जगह जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है। मेहरगढ़ एक उस जगह में लोकेटेड है, बोलन पास के पास, ईरान में। बोलन पास किस लिए यूज होता है, जो बोलन पास है वो एक इंपॉर्टेंट रूट होता था ईरान तक जाने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला है कि यहाँ के लोगों को बार्ले और वीट उगाना आता था, क्योंकि यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं, बर्न्ड ग्रेन्स मिले हैं वीट और बार्ले के। लोगों को शीप्स रखनी आती थी, ये हमें कैसे पता चला होगा, बोन्स मिली होंगी। गोट रखनी आती थी उस समय के लोगों को, ये हमें कैसे पता चला होगा, बोन्स मिली होंगी। बोन्स ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, जैसे कि शीप, डियर, पिग्स यहाँ पे मिले हैं। मेहरगढ़ में जो हाउसेस हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं पुरातत्व विभाग को, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं, उन लोगों ने ये ढूंढा कि मेहरगढ़ में जो हाउसेस थे ना, वो बेसिकली स्क्वायर इन शेप और रेक्टेंगुलर इन शेप थे, यानी कि चकोर और रेक्टेंगुलर। ठीक है, इन हाउसेस में 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट, जिन्हें हम कमरे कह सकते हैं, 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट बने हुए होते थे। ठीक है, और इनमें से कुछ कंपार्टमेंट को ये लोग स्टोरेज के लिए यूज करते थे, किसके स्टोरेज के लिए,
ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए यूज करते थे, यानी कि कोठियां बनाते थे उसमें, ठीक है, जिससे कि वो अपना एक्स्ट्रा फूड रखे वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट बात और, ये लोग मरने के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे कि मरने के बाद भी जो इंसान की मृत्यु हुई है, जो इंसान मरा है, उसके बाद में भी उसका जीवन है, ठीक है, जहां पे वो अब नई दुनिया में जाएगा तो वहां पे भी उसको एक तरीके का जीवन जीना है। तो ये लोग जो डेड बॉडीज बरी करते थे ना, तो ये उस इंसान की बिलोंगिंग को उसके साथ रख देते थे, बिलोंगिंग्स यानी कि उसके कपड़े, खाना, ये सब चीजें उसके साथ रख देते थे, कि जो कि वो लोग ये मानते थे कि जब ये मर गया, ये इनकी डेथ हो चुकी है, अभी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, तो वहां पे इन लोगों को ये वाली इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डेड बॉडी को बरी करते थे ना, ये उन लोगों की बिलोंगिंग्स के साथ बरी करते थे, उन लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं उनके साथ ये लोग डेड बॉडीज को बरी करते थे, ठीक है। So this is all about guys from the chapter number 2 of history textbook of class 6। ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर में। और ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत डीप पढ़ा। एक बार आप नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज वन थिंग मोर, कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट एनीथिंग टू बी एड ऑन, कुछ भी आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐड करूं, कुछ और अच्छे से बताऊं, और कुछ भी आपके कुछ भी सजेशंस हो, प्लीज मेंशन डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। I will surely revert back you guys. Okay, so thank you so much for watching my video till here. Bye bye, thank you, see you soon in the next chapter, like chapter number 3 of the same book, history class 6. Okay, bye, take care, have a nice day.